एपीआई की चुनावी सभा है। दक्षिण नागपुर के कैंडिडेट सुरेश उरकुड़ा बोधी जी यहाँ पर हैं। उत्तर नागपुर से जो उम्मीदवार है एपीआई के अधिकृत त्रिशील खुबरारड़ी जी यहाँ पर हैं। एक सीट कामठी जी की भी जो है यहाँ पर है। नागपुर जिले में ये चुनाव जो है हम लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बाकी महाराष्ट्र में और जगह सीटें हैं। इसके साथ ठीक इस समय जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है तो आपके जानकारी के लिए केवल बताना चाहूँगा कि झारखंड में भी, झारखंड जो एक महत्वपूर्ण प्रदेश है, उसमें भी एपीआई के बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव में हैं और झारखंड एपीआई के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य है। उसी तरह राजस्थान में 13 तारीख को चुनाव हुआ, उसमें बाई इलेक्शंस हुए। उन बाई इलेक्शंस में भी विधानसभाओं के एपीआई के कैंडिडेट्स थे। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एपीआई ये 18 से 20 राज्यों में देश में है। ये महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र के अलावा देश के अन्य राज्यों में भी है। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर महायुति और अघाड़ी के तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, अलग अलग स्लोगन लगाए जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि बहुत तरह से अलग अलग जो स्लोगन्स है वो भी देश की जनता को गुमराह करने के लिए लगाए जा रहे हैं। जैसे कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है, लव जिहाद, वोट धर्म युद्ध, यहां तक के आरएसएस के सरसंघ चालक भागवत जी को तो यह सपना आया रात में कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है और अमेरिका संघ की बिल्डिंग पर मिसाइल लागने वाले हैं। ऐसा सपना जो है वो मोहन भागवत जी को आ गया। तो इस तरह के स्लोगन जब भी लगते हैं तो आपको यह समझने की जरूरत है कि देश में देश की जनता को, नागरिक को बांटकर, देश की जनता को गुमराह कर कर ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो वोट लेने के लिए जो है इन तरह के चुनाव जो है में घोषणा करते हैं या आपको लुभाने के लिए या डराने के लिए इस तरह के स्लोगन लगाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात के महायुति के तरफ से कुछ वादे किए गए और शिंदे जी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके नेतृत्व में महायुति है, उनके तरफ से कुछ वादे हुए और उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी का अलायंस बना शरद पवार जी का, उनके तरफ से भी कुछ वादे किए गए। हमें महाराष्ट्र के संदर्भ में इन वादों के विषय में भी देखना चाहिए और उत्तर नागपुर के विषय में भी हम बात करेंगे। उत्तर नागपुर जहां यह सभा हो रही है वो उत्तर नागपुर क्यों इतना पीछे है आज भी महाराष्ट्र में और नागपुर में, उसके विषय में भी हम बात करेंगे। उसके पहले मैं इनके कुछ वादों पर आप लोगों का प्रकाश डालना चाहूंगा। 1,500 रुपए लाड़की बहन का डिक्लेरेशन हुआ। गरीब महिलाओं को ये पैसा मिलना चाहिए, मैं इस हक में हूं। और जितनी बीपीएल या एपीएल की महिलाएं हैं जो गरीब है या गरीब जैसी है, उनको ये मिलना चाहिए, उससे उनका इनकम ऊपर आएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं, ये मेरा स्पष्ट विचार है। लेकिन अब महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़ 56 लाख लगभग हुई है। 2022 के अनुमान के हिसाब से मोटे तौर पे 12.5 करोड़ ये महाराष्ट्र की आबादी है। महाराष्ट्र में मैं राउंड करके बताऊंगा क्योंकि सेंसस हुआ नहीं है, सेंसस के आंकड़े आने बाकी है, तो इसलिए राउंड करके मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी जाएगी। लगभग 3 करोड़ परिवार महाराष्ट्र में है। 12.5 करोड़ जो है महाराष्ट्र की आबादी है, 3 करोड़ लगभग परिवार महाराष्ट्र में है। अब कांग्रेस के लोग ये कहते हैं, राहुल गांधी जी,
कि हम जो है 3,000 रुपए हर महिला को महाराष्ट्र में देंगे। अभी मैं राहुल गांधी जी को यह सवाल पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की आबादी 12.5 करोड़ है, लगभग 6 करोड़ महिलाएं हैं। क्या आप 6 करोड़ महिलाओं को 3,000 रुपया महीना देंगे? आपका अगर घोषणा पत्र को पढ़ा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप 6 करोड़ महिलाओं को 3,000 रुपया देंगे। अभी मैं आपको एक मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन बताता हूं, क्योंकि जो लीडर आपके आगे खड़ा है, आपने अभी स्लोगन लगाया, देश का नेता कैसा हो, विजय मानकर जैसा हो। तो देश में कई नेता है और सब नेताओं को लगता है कि वो देश के नेता होना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन विजय मानकर को अगर पूरे देश में माना जाता है और कोई भी लीडर विजय मानकर के आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाता, उसका कारण है नॉलेज। केवल नॉलेज और पॉलिसी के बेस पर जो है आज मुझे पूरे देश में लोग मानते हैं और एपीआई को पॉलिसी में बेस्ट पार्टी को माना जाता है। अभी यदि महाराष्ट्र के बजट को देखा जाए, बजट में 2 अकाउंट्स होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। तो 6,12,000 करोड़ का बजट है दोनों अकाउंट को पकड़ के। रेवेन्यू अकाउंट यानी जो टैक्सेस से गवर्नमेंट के पास पैसा आता है, जो आप और हम टैक्सेस पे करते हैं, जीएसटी है, सीएसटी है, प्रोफेशन टैक्स है, सेंटर में इनकम टैक्स है, वो अलग विषय हो गया। ये तमाम टैक्सेस से जो पैसा आता है, और कैपिटल गेन्स, कैपिटल टैक्स यानी जो सरकार लोन लेती है। हरदम ये 2 विषयों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो महाराष्ट्र का बजट 6,12,000 करोड़ का है। अब यदि 1.5 करोड़ महिलाओं को यदि 3,000 रुपया दिया जाए तो 54,000 करोड़ रुपया सालाना आता है। 2 करोड़ महिलाओं को अगर परिवारों के हिसाब से दिया जाए तो 72,000 करोड़ आता है। यदि 2.5 करोड़ महिलाओं के परिवारों को टारगेट करके दिया जाए तो 90,000 करोड़ आता है। और यदि 3 करोड़ पूरे जो परिवार है महाराष्ट्र के, उसमें की 1 महिलाओं को दिया जाए तो 108 लाख करोड़ रुपया होता है। आंकड़े को अच्छे से समझिए। 3 करोड़ परिवार महिलाओं को, महाराष्ट्र की तमाम परिवारों की महिलाओं को यदि कांग्रेस जो कह रही है कि हम हर महिला को देंगे, तो 108 लाख करोड़ रुपया होता है। महाराष्ट्र सरकार का बजट ये 612 लाख करोड़ रुपया है, जिसमें का 55% ये जाता है सरकारी नौकर, जैसे ही हमारे पुलिस वाले खड़े हैं और कोई कर्मचारी है, इनके सैलरी में 32% जाता है। जो लोग रिटायर हो गए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पेंशन में 12% जाता है, और जो सरकार पे महाराष्ट्र के लोन है उसमें 11% जाता है। यानी 100 रुपए में 55 रुपया ये ऑलरेडी चले जाता है। और अगर 1,08,000 करोड़ रुपया या 90,000 करोड़ रुपया यदि ये कहते हैं कांग्रेस वाले कि हम देंगे, तो 90,000 करोड़ ये लगभग 15% होता है बजट का। तो 55 और 15 आप मिला लीजिए तो 70% होता है। तो मैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से गया नहीं फील्ड में, कुछ कामों में व्यस्त था। अब मैं प्रचार में आऊंगा तो कुछ दिनों में आपको राहुल गांधी और मोदी जी की दोनों की बोलती बंद दिखेगी अगले साल 2025 में। तो इसलिए राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप 90,000 करोड़ हर साल आप ये महिलाओं को देना चाहते हैं, और 55% अगर सरकारी सैलरी, पेंशन और लोन जो स्टेट गवर्नमेंट पे है वो जाएगा, 70% बजट अगर समाप्त हो गया तो रोड कहां से बनेंगी, नल के पानी कहां से जाएंगे, ये लाइट कहां से लगेगी, किसानों को पैसा कहां से मिलेगा, और बाकी डेवलपमेंट का काम आप कैसे करने वाले हैं। राहुल गांधी जी, खड़गे जी जो आके नागपुर में मत्था टेकते हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि आपकी नीति का
कैलकुलेशन का आंकड़ा महाराष्ट्र सरकार के बजट में आप डिक्लेयर कर दीजिए। ये मेरा आपको खुला चैलेंज है, राहुल गांधी जी को और खड़गे जी को। और क्योंकि उद्धव जी उनके साथ है तो उनको भी मेरा चैलेंज साथ में रहेगा। ये लोग कहते हैं कि कर्नाटक में हमने दिया, ये लोग कहते हैं तेलंगाना में हमने दिया। कर्नाटक का क्या हाल है? 1 साल की इस स्कीम के बाद 12,000 करोड़ रुपया शॉर्ट हो गया है। और कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस बढ़ाने पड़े। कर्नाटक सरकार के पास जितनी जमीन है उसको लीज पर मोनेटाइज करने की पॉलिसी कर्नाटक गवर्नमेंट कर रही है। तो इसलिए ये जो घोषणा कर रहे हैं कि हम इतने लोगों को ये दे देंगे, हम इतने लोगों को दे देंगे, गरीबों को दो। गरीबों का पहला हक है बजट के ऊपर में। मैं ये कहता हूं कि बजटों के ऊपर गरीबों का पहला हक है, किसानों का पहला हक है, युवाओं का पहला हक है, महिलाओं का पहला हक है, उनको दो। लेकिन आप बिना सोचे समझे कौन एपीएल के ऊपर है या नहीं है, कौन अमीर है या नहीं है, इन लोगों को जो आप पैसा वोट के लिए बांट रहे हो, 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर ये बजट डेफिसिट आएगा। अभी ऑलरेडी शिंदे गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम की, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल 3 महीने के लाड़की बहन के स्कीम के बाद निर्माण हो चुका है। और हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसडीपी जिसको कहा जाता है, और कर्जा यानी डेप्ट, ये डेप्ट जो है महाराष्ट्र के ऊपर 7,80,000 करोड़ रुपए का अभी डेप्ट है। महाराष्ट्र का बजट 6,12,000 करोड़ का बजट है, यानी जितना हमारा बजट है उससे ज्यादा कर्जा ऑलरेडी महाराष्ट्र के ऊपर हुआ है। इस कर्जे को कैसा कम करेंगे? और चाहे किसान हो, चाहे युवक हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट हो, ओबीसी हो, तमाम लोगों को कैसा प्रॉपर बजटिंग होगा, ये आंकड़ा इन्होंने बजट के डिक्लेयर नहीं किए, केवल घोषणा कर दी। इसलिए ये चुनावी घोषणाएं हैं, इन बातों को समझकर आपको काम करने की जरूरत है। ये पहला पॉइंट है जिसको आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरी बात, महायुति बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है। महाराष्ट्र का जो ग्रोथ रेट है, वो ग्रोथ रेट कभी हमारा 10% ग्रोथ रेट हुआ करता था जीडीपी का। जीडीपी अरे उसको जीएसडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद राज्य का। 10%, 12% से आज हमारा जो जीडीपी है महाराष्ट्र का, जब भी मैं जीडीपी बोलूं तो समझ जाइए महाराष्ट्र के संदर्भ में, वो 5.5% रह गया है। महाराष्ट्र जो है उसकी जो वृद्धि है वो स्लो डाउन हो रही है। अब इनकी अलायंस जो है वो बीजेपी के साथ है। ये महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी के साथ जो इनका अलायंस है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात में गए, वेदांता फॉक्सकॉन, एयरबस, इस तरह के कई जो प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र से जो है वो गुजरात ट्रांसफर हुए। क्यों गुजरात ट्रांसफर हुए? यदि महाराष्ट्र में वो प्रोजेक्ट लगते तो महाराष्ट्र की जो वृद्धि है वो बढ़ती। महाराष्ट्र की वृद्धि बढ़ती, महाराष्ट्र में कम से कम 5-10 लाख परमानेंट रोजगार निर्माण होते, बाकी जो आउटसोर्सिंग से होते वो अलग होते। महाराष्ट्र के युवाओं के रोजगार छीनकर, यहाँ का पैसा की वृद्धि को छीनकर ये सारा का सारा ये लोग जो है वो गुजरात ट्रांसफर कर रहे हैं। तो गुजरात ट्रांसफर जो कर रहे हैं, और फडणवीस इनका एजेंट है महाराष्ट्र का। मैं कुछ बातें क्लियरली बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों को शायद ये बातें समझ में ना आए, लेकिन यहाँ के जो डिप्टी सीएम है फडणवीस, वो इनके एजेंट है जो मोदी और शाह ने अपॉइंट किए कि ये महाराष्ट्र का जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र का जो वृद्धि है, इंडस्ट्री है, यहाँ का जो पैसा है वो ट्रांसफर होके गुजरात जाए। हम गुजरात के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। गुजरात भी डेवलप हो, महाराष्ट्र भी डेवलप हो, झारखंड भी डेवलप हो, देश का हर राज्य डेवलप हो, हम इस फेवर में हैं। लेकिन किसी एक राज्य के प्रोजेक्ट्स को छीनकर अगर दूसरे राज्यों की तरफ डाइवर्ट किया जाता है तो ये ठीक नहीं है। अभी
फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो कंपनीज है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कंपनियों में सेमीकंडक्टर की कंपनियां सबसे बड़े पैमाने पर लग रही है इंडिया में। चाइना, कोरिया और ताइवान के बाद, चाइना, कोरिया और ताइवान के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर की कंपनी लगने की शुरुआत हो रही है। लेकिन आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर की कंपनी जो लग रही है वो गुजरात में ली जा रही है। हमारे यहाँ की टाटा कंपनी को आसाम में ले जाकर इस कंपनी को जो है वो लगाया जा रहा है। इस तरह की नीति जो शिंदे सरकार की महायुति जो डिक्लेयर कर रही है, लेकिन बीजेपी के अलायंस में ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये गुजरात के तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, असम के तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, और इसका ये नतीजा होगा कि महाराष्ट्र जो एक सबसे कभी नंबर 1 डेवलप्ड स्टेट रहता था, अगर 5-10 साल ऐसा चला तो हम गुजरात और बाकी राज्यों के पीछे आ सकते हैं। इस एक बात पे खतरे को आपको बड़ी गंभीरता से जो है वो समझने की कोशिश करना है। आपको आंख बंद करके वोट नहीं दे देना है। दूसरा, ये लोग इस तरह का स्लोगन लगाते हैं कि जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, माइनॉरिटी, हम जिस चौक में है, ये जो एरिया है, यहाँ बड़े पैमाने पर माइनॉरिटीज के लोग हैं। ये लोगों का ऐसा स्लोगन रहता है कि भी माइनॉरिटीज के लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए और माइनॉरिटीज को परेशान किया जाए। और माइनॉरिटीज के लोग हरदम ये डर से कि भाई बीजेपी की सरकार आ जाएगी इसलिए हमको कांग्रेस को वोट करना है, बीजेपी की सरकार आ जाएगी इसलिए हमको कांग्रेस को वोट करना है, बीजेपी की सरकार आ जाएगी इसलिए कांग्रेस को वोट करना है। जिस माइनॉरिटी की आबादी देश में 18% है, वो 18 सभी माइनॉरिटीज में मिला रहा हूं मैं, किसी एक रिलीजियस माइनॉरिटी का नाम नहीं ले रहा हूं। हमारे देश में जब हम माइनॉरिटीज बोलते हैं तो मुस्लिम सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, नंबर 2 पे क्रिश्चियन है, नंबर 3 पे सिख है, नंबर 4 पे जो है वो बुद्धिस्ट आ जाते हैं, नंबर 5 पे जैन्स आ जाते हैं, नंबर 6 पे पारसीज आ जाते हैं। पर्टिकुलरली एक माइनॉरिटी को डराकर ये जो है कहते हैं कि भाई बीजेपी आ जाएगी इसलिए कांग्रेस को वोट दो, और आप लोग आंख बंद करके कांग्रेस को वोट करते आए। अभी मैं उत्तर नागपुर का उदाहरण देता हूं, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता हूं। ये उत्तर नागपुर के एमएलए 3 बार एमएलए रह गए। मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कह सकते हैं। 3 बार एमएलए रहे हैं यहाँ उत्तर नागपुर में, 1 बार मंत्री रहे हैं, 1 बार उनकी सरकार रही है, पालक मंत्री भी रहे हैं, सारे रहे हैं। क्या हाल है उत्तर नागपुर का? सबसे बड़ी उत्तर नागपुर की समस्या नजूल की जमीन का पट्टे का अधिकार। आज तक वो पट्टे के जो लोग 30 साल, 40 साल, 50 साल से वहां रह रहे हैं नजूल की जमीन पे, उनको पट्टे का अधिकार नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। मिला है तो बोलो, मिला क्या? हाँ बोलो या नहीं बोलो, मिला क्या? नहीं मिला। बेजनबाग सोसाइटी है, इंदौरा है, यहां जब हम रह रहे, शायद मैं सारे बस्तियों का नाम नहीं ले पाऊं, इसके लीज रिन्यू नहीं हुए। जो पहले 90 साल लीज रिन्यू होती थी, उसके बाद 30 साल का रूल आया, वो 30 साल का लीज रिन्यू नहीं हुआ। ये उत्तर नागपुर के एमएलए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अरे 3 बार एमएलए रह के भाई साहब आपको यहाँ पर लीज रिन्यू नहीं करा सके, नजूल के पट्टे का ऑर्डर होने के बाद आप पट्टे नहीं दिला सके, यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों का डेवलपमेंट आप नहीं कर सके, यहाँ नल की लाइन नहीं डाल सके, सीवरेज आप नहीं डाल सके। आप बताइए, फिर कह रहे कि चौथी बार हमको एमएलए चुन कर दो। किस लिए चुन कर दे आपको? मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आप बोलिए। अरे भाई, अगर आप एमएलए 3 बार रहे, चलो 1 बार माफी है, दूसरे बार हमने समझ लिया कि भाई आपके पास में कुछ दिक्कत हो गई, 3 बार हो गया। जिस आदमी को नजूल का पट्टा, यहाँ लाखों परिवार है उत्तर नागपुर में जिनको नजूल का पट्टा नहीं मिला, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि 2016 में मैंने नजूल के पट्टों को मिलाने के लिए एपीआई के लोगों के साथ, इन्होंने पहले आपको बताई कुछ बातें, हमने काम शुरू किया, और मेरी शुरुआत के बाद कई लोगों को नजूल के पट्टों का अधिकार मिला,
और बीजेपी के लोगों ने बाद में उस इशू को आगे लेकर गए। ये मैं 2016 की बात बता रहा हूं आपको। तो आप नजुल के पट्टे नहीं दिलवा सकते, आप लीज रिन्यू नहीं करा सकते, आप ये बस्तियों में नल पीने के पानी नहीं ला सकते, सीवरेज लाइन नहीं ला सकते, इन घरों को डेवलप नहीं कर सकते। आपकी पार्टी कहती है कि हम 3000 रुपया देंगे महिलाओं को। कहां से देंगे भैया? आपके पास तो पैसा नहीं बचेगा बजट में देने के लिए। तो क्या राहुल गांधी अपने घर की प्रॉपर्टी को बजट में लाने वाला है महाराष्ट्र के? क्या राहुल गांधी अपने घर की प्रॉपर्टी को बजट में लाने वाले हैं? मैं राहुल गांधी जी को यह सवाल पूछता हूं, शिंदे जी को, फडणवीस जी को यह सवाल पूछता हूं। अब कुछ बातें हैं, इसको आपको समझना है। ये लोकतंत्र है, केवल चुनाव नहीं है। और लोकतंत्र का इतिहास ये कहता है, राजतंत्र, धर्मतंत्र, ध्यान से सुनिए, राजतंत्र, धर्मतंत्र, धनतंत्र, लठैत तंत्र। पहले 4 तंत्रों से दुनिया चलती थी। मैं आपको आज से 600 साल पहले की हिस्ट्री बता रहा हूं। मैग्ना कार्टा ब्रिटेन, जब ब्रिटेन में डेमोक्रेसी आने की शुरुआत हुई, उसके बाद फ्रांस में आई, उसके बाद अमेरिका में आई, यूरोप के अन्य देशों में आई, उसके बाद इंडिया में आई है 1950 में, बाद में इंडिया में आई है। तो 600 साल के इतिहास में मैं बता रहा हूं, हमारा देश भी और दुनिया के अन्य देशों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं थी। क्या व्यवस्थाएं थी? फिर रिपीट कर रहा हूं, राजतंत्र, धर्मतंत्र, धनतंत्र, लठैत तंत्र। अब इसमें जुड़ गया है एक परिवार तंत्र। क्या जुड़ गया है? परिवार तंत्र। मैं इस परिवार का हूं। मेरा फादर एमपी था, प्राइम मिनिस्टर था, सीएम था, या ये नाम था, तो मेरा बच्चा या बच्ची एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। अभी हमने देखा प्रियंका गांधी जी वायनाड से चुनाव लड़ रही है। यहां पर महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। 250 परिवार है महाराष्ट्र के अंदर। ये 250 परिवार सारे पार्टियों में है, एक पार्टी में नहीं है। इसमें शरद पवार जी का परिवार है, ठाकरे जी का परिवार है, देशमुख जी के परिवार है, ऐसे कई परिवार है, और अंबेडकर के नाम से भी चलने वाले परिवार है यहाँ पर जो है वो। ये परिवार जो है, ये परिवार तंत्र जो है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र का मतलब होता है पीपल, लोग। जब 600 साल पहले डेमोक्रेसी नहीं थी, तब ये लोग कहते थे कि आपको हमको कोई अधिकार नहीं है, लोगों को अधिकार नहीं है। आज ये धर्मतंत्र तो कमजोर हुआ है, राजतंत्र नहीं रहा, लेकिन परिवार तंत्र और धनतंत्र की वजह से आज ये लोग कहते हैं कि एडवोकेट त्रिशील खोबरागड़े जैसा पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और होनहार लड़का एमएलए नहीं बन सकता, बनेगा तो हमारे परिवार का बनेगा। क्या आपको नागरिकों को ये एक्सेप्टेड है क्या? ये बताइए आप मुझे। क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र वह है जिसमें गरीब का लड़का भी, रिक्शे वाला भी, ठेले वाला भी, अगर वो जनता के लिए अच्छा काम करता है तो वो चुनाव में खड़ा भी हो सकता है, और वो चुन के विधानसभा भी जा सकता है, संसद भी जा सकता है। वो लोकतंत्र है, अदरवाइज लोकतंत्र नहीं है। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि पहले जैसे राजतंत्र और धर्मतंत्र ने हमें गुलाम बनाया, अभी धनतंत्र और परिवार तंत्र जो है, वो जो है आज हमको गुलाम बना के रखे हुए हैं, हमको गुमराह कर रहे हैं। और इसलिए आपको ये चीजों को चॉइस करना चाहिए, ठीक से चॉइस करना चाहिए। आप यदि अपने वोट की कीमत को नहीं समझेंगे तो ये चीजों को कभी नहीं समझ पाएंगे। अब मैं आगे आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। राहुल गांधी जी बहुत बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं। एक ऐसा निकालते हैं, एक संविधान निकाल के दिखाते हैं। मेरे पास भी बैग है, मैं चाहूं तो राहुल गांधी को ऐसे मोटे मोटे संविधान की कॉपी दिखा सकता हूं। मैं राहुल गांधी को लेकिन संविधान दिखा के, एक आया वो ऐसा संविधान लेके घूमता है, एक राहुल गांधी आता है ये पॉकेट से संविधान निकालता है। विजय मानकर संविधान आपको मोटे दिखा सकता है
और दिखाई नहीं सकता है। आर्टिकल टू आर्टिकल, क्लास टू क्लास, सब क्लास टू सब क्लास, शेड्यूल टू शेड्यूल, कहाँ क्या लिखा हुआ है और कहाँ क्या लिखने से कैसे अच्छा बदलाव आता है, ये आपको बता सकता है। क्योंकि मैं वो नेता हूं जिसने 16 बिल संसद को दिए हैं और मेरे एक जो 10 बिल है चुनावी व्यवस्था के, उसकी वजह से 2029 में सुन लो, लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा। वो मेरे बिल में नहीं था, वो मोदी जी ला रहे, लेकिन 888 सांसद ये लोकसभा में होंगे और 375 लगभग राज्यसभा में होंगे। मैं देश का पहला लीडर हूं जिसने देश में एमपी एमएलए की संख्या बढ़नी चाहिए, ये बिल बना के दिया और उसके बाद ये सरकार को वो मानना पड़ा और नई संसद बनी। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी और उनकी टीम से पूछना चाहता हूं, जो कन्हैया कुमार भी यहां आकर गए नागपुर में, उनके तमाम नेताओं से, उनके ऑफिस बेरर से पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं 50% के आरक्षण की सीमा को हटा दूंगा। मजे की बात देखिए, मैं कुछ बातें महत्वपूर्ण बता रहा हूं। 50% की आरक्षण की सीमा ये संविधान में, संविधान बनते वक्त से है, ये फैक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। संविधान में, संविधान बनते वक्त से लेके ये 50% की सीलिंग है। और इसी का विश्लेषण 1992 में इंदिरा स्वाने वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, जिसको कॉमन लैंग्वेज में मंडल कमीशन की केस कही जाती है, उसमें 9 जजेस के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये कहा कि 50% की सीलिंग को आप तोड़ नहीं सकते। उसके बाद 7 और ऐसे डिसीजंस आए जिसमें नागराज का केस है और फाइनली जो है वो मराठा आरक्षण का केस था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, संविधान में 50% की लिमिट है, आप उसको जंप नहीं कर सकते। तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं, आप 2004 से सांसद हैं, अगर मैं कुछ चीजें गलत कह रहा हूं तो आप उसको ध्यान में लीजिए। राहुल गांधी 2004 से लोकसभा में है, कंटिन्यूअसली 20 साल वो संसद में है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो संसद में थे, उनकी गवर्नमेंट थी। राहुल गांधी अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं और प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी से 2 सवाल पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि हम 50% की आरक्षण को हटा देंगे, आप कह रहे हैं हम ओबीसी का जो रिजर्वेशन कास्ट सेंसस करेंगे, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 2011 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तब ये राहुल गांधी जी को ध्यान में क्यों नहीं आया? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो इन्होंने उस सरकार में कास्ट सेंसस करने का क्यों जो है वो निर्णय नहीं लिया? ये सवाल मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप 2011 में क्या राहुल गांधी, मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी क्या सोए हुए थे? ये सवाल जो है मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपने 2011 में कास्ट सेंसस क्यों नहीं करा है? राहुल गांधी से मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं कि if you want to amend the constitution to extend the limit of 50% reservation in India, kindly tell me राहुल गांधी, किस आर्टिकल में ये अमेंडमेंट लाने से आप 50% का लिमिट को हटा सकते हैं? आप मुझे वो अनुच्छेद बता दीजिए, वो आर्टिकल बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। ये कॉपी आप घुमा रहे हैं, जो ये गुमराह मत कीजिए देश के लोगों को। आप मुझे आर्टिकल बता दीजिए राहुल गांधी कि कौन से आर्टिकल में क्या अमेंडमेंट करने से 50% का रिजर्वेशन का सीलिंग हट जाएगा। और राहुल गांधी, अगर आपको मालूम नहीं होगा तो रात के 12 बजे भी फोन लगा के विजय मानकर को पूछ लेना, विजय मानकर आपको नींद में भी जो है वो बता देगा कि इंडिया के आर्टिकल के कौन से आर्टिकल में अमेंडमेंट करने से ये 50% का आरक्षण जो है वो लिमिट जो है वो बढ़ सकता है, कैसे ओबीसी का सेंसस आ सकता है। अरे भाई, जब आप सांसद हो तो एक सांसद को बिल लाने का अधिकार होता है। जब आप सांसद हो तो सांसद को बिल लाने का अधिकार होता है।
आपने संसद में बिल क्यों नहीं लाया? अगर आप ईमानदार होते तो आप संसद में बिल लाते। ईवीएम को लेकर ये कांग्रेस कहती है नहीं ईवीएम गलत है। आप मजे की बात देखिए, जब भी चुनाव होता है अगर इनकी सरकार नहीं बनी, इनको सीटें कम आई, ये कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है। जब इनकी सरकार तेलंगाना में बन गई, कर्नाटक में बन गई, अभी 99 सीट आ गई, तो कहते हैं नहीं ईवीएम के ऊपर मुंह बंद कर लेते हैं। आप मजे की बात देखिए, जब सीटें कम आती है कहते हैं कि ईवीएम खराब है, जब सीटें आ जाती है कहते हैं कि नहीं ईवीएम तो कुछ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईवीएम पे मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन डाला है, मेरी पिटीशन लाइव है और देश में मुझे उम्मीद है कि ईवीएम का समाधान अगर किसी की पिटीशन से निकलेगा तो वो एपीआई की पिटीशन जो विजय मानकर ने डाली है उससे कुछ ना कुछ अच्छा समाधान जो है वो निकलेगा। अभी वो हाई कोर्ट में, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। लेकिन कांग्रेस के लोग ये कौन ठाकरे पश्चिम से लड़ रहे, क्या नाम है, विकास भाव ठाकरे, ये विकास ठाकरे के लोग चुनाव में थे। अभी वही एमएलए वही एमपी, कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है। जब चुनाव हो रहा था पूरे कांग्रेस के लोग, जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, ये चौक में भी मैंने एक भाषण दिया था चलते चलते जीप से। तब हम लोग कह रहे थे कि भाई अगर आपको ईवीएम से दिक्कत है तो आप कम से कम एक छोटी पिटीशन कलेक्टर को तो दो, रिटर्निंग ऑफिसर को तो दो, और अगर आप पिटीशन नहीं बना सकते तो मैंने रेडीमेड एक पिटीशन बना के रखी थी, उसमें एपीआई की जगह केवल कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम लिख रहा था। तब ये कांग्रेस के लोग देश में एक भी जगह ईवीएम के ऊपर पिटीशन नहीं किए, ईवीएम को लेकर एक भी बात नहीं किए। आज ये कहते हैं कि हम संविधान में 50% आरक्षण की लिमिट को बदल देंगे। जब 2011 में मनमोहन सिंह जी थे तब इन्होंने ओबीसी की जनगणना नहीं कराई। अब कहते हैं हम 3,000 रुपए देंगे। 3,000 रुपए अगर आप दोगे तो महाराष्ट्र कर्जे में आ जाएगा। गरीब महिलाओं को दो, 3 मत दो, 3.5 दो। ये कांग्रेस को लोग कहते हैं हम सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देंगे, ओल्ड पेंशन देंगे। भाई आप ओपीएस सरकारी कर्मचारियों को दोगे, देश में सरकारी कर्मचारियों की संख्या कुल जो हमारी आबादी है काम करने वाली उसमें 5% भी नहीं है। 95% आबादी हमारे देश में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की जो पेंशन है वो उनको मिलती है, या जो हमारे किसान है या मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग हैं उनको, वो जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पेंशन 600 रुपया, 800 रुपया, 900 रुपया भी नहीं मिलती। ये कांग्रेस के लोग ये नहीं कहते कि हम इन बुजुर्गों को 4-5 हजार रुपए महीना पेंशन देंगे। अगर मेरी सरकार बन जाए तो मेरा पहला एजेंडा है कि देश के बुजुर्गों को 5,000 रुपए पेंशन में दूंगा अगर मेरी सरकार बन जाए। तो ये जो आपको गलत नीतियां बता रहे हैं, आपको गलत जो है वो गुमराह कर रहे हैं, ऐसी पार्टियों से और ऐसे कैंडिडेट से आपको बच के रहना है। मैं कृष्ण खोब्रागड़े जी को अच्छे से जानता हूं, ये एडवोकेट है, पढ़े लिखे हैं, पार्टी में काफी सालों से है, लोगों के लिए पिटीशन से काम करते हैं। मैं बोधी जी को जानता हूं, ये दक्षिण नागपुर के कैंडिडेट है। सुरेश उड़गुड़ा बोधी जी जो है इनको मैं जानता हूं, ये गवर्नमेंट सर्विस में थे, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में रहने के बाद वो रिटायरमेंट करके पार्क में नहीं बैठे। रिटायरमेंट के 6 महीना पहले से फोन करके बोला सर मैं पार्टी में काम करूंगा और मैं लोगों के लिए राजनीति के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से सेवा करूंगा। तो ऐसे होनार कैंडिडेट्स आपके आगे हैं। लेकिन मैं जानता हूं ये कांग्रेस के लोग आएंगे, आपको बोलेंगे नहीं बीजेपी आ रही, मिलिंद माने येऊन जाईल, म्हणून तुम्ही नितिन भावला वोट करा। मैं जानता हूं ये सब वो करेंगे बस्ती बस्तियों में। ये सारे जितनी माइनॉरिटीज की बस्तियां है यहां जाके बोलेंगे नहीं नहीं आप मिलिंद माने आ जाएगा, वो आ जाएगा, बीजेपी का आएगा इसलिए वोट दो। ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में आपकी हालत इन्होंने फुटबॉल की तरह बना के रखी हुई है। टेनिस, टेबल टेनिस देखा है ना, एक तरफ से बॉल मारता है वो उधर जाता है, दूसरी तरफ से बॉल मारता है वो इधर आता है। तुमची जी आताची सध्याची जी परिस्थिती आहे ना ती टेबल टेनिसच्या बॉल सारखी या लोकांनी करून ठेवलेली आहे।
बीजेपी का डर दिखाओ, कांग्रेस का डर दिखाओ, बटेंगे तो कटेंगे। एक है तो सेफ है, वोट जिहाद। भागवत जी को तो सपना ही आ गया कि मिसाइल आ रही है अमेरिका से रेशम बाग के ऊपर में। तो ये जो सारा का सारा ये जो है ना, ये आपको अच्छे लोगों को, अच्छी पार्टियों को ये जो है आगे नहीं आने देना चाहते। और अच्छे कैंडिडेट, अच्छी पार्टी, नीतिवान नेता, नीतिवान पार्टियां, नीतिवान कैंडिडेट आपके आगे हैं। अब इसमें कुछ पार्टियां ऐसी भी आ जाएंगी जो टाइम पास करने आ जाते हैं। अब एक जंगल का हाथी है, बहुत दिन उसको हम कह रहे हैं भैया तू जंगल में आराम कर, तो वो हाथी जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश में आपकी इतनी बुरी हालत हो गई कि आप 10 सीट से 0 पे आ गए। तो हम उनसे कह रहे हैं भाई आप थोड़ा दिन जंगल में आराम कर लो। हाथी जंगल के बाहर रहेगा तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर शेर जंगल के बाहर आएगा या तो पिंजरे में जाएगा या तो शिकार कर देंगे लोग। तो लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता। तो ऐसी पार्टियां भी आपके वोट को गुमराह करती है, आपके वोट को बांटती है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मुझे त्रिशूल खोबरागढ़े जी ने बताया है, ऑलरेडी हमें मालूम है नजूल का बहुत बड़ी समस्या है उत्तर नागपुर में, लीज के पट्टों की बहुत बड़ी समस्या है, पानी नहीं, पानी पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है, सीवरेज लाइन की समस्या है। अरे ये कारपोरेशन नहीं संभलती है इन लोगों से, कारपोरेशन नहीं संभलती है। अभी 2 साल हो गया कारपोरेशन का चुनाव नहीं किया और ये लोग एमएलए हैं, इनको म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं सुनता है। ये आपके गाड़ी वाले जो है ना वो नहीं सुनते हैं। गाड़ी वाले 2-2, 4-4 दिन आते नहीं है कचरा लेने के लिए, साफ सफाई करने नहीं आते। ये एमएलए बने किस लिए है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये एमएलए बनते हैं तो बन के क्या किया इन्होंने? ये सवाल मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं। लेकिन मैं पार्टी के तरफ से और त्रिशूल खोबरागढ़े जी की तरफ से आपको ये वचन देना चाहता हूं कि लीज के पट्टों का काम और नजूल के पट्टों का काम, पानी के पीने का काम, सीवरेज के लाइन का काम, ये जो 4 काम बड़े साफ सफाई के काम कारपोरेशन के, और नागपुर में स्पेशली मैंने जब चुनाव लड़ रहा था तब मैंने कहा था कि मैं अगर यहाँ का सांसद बना तो नागपुर को मैं साइंस सिटी बनाऊंगा। क्यों मैंने बात कही थी? मेरे पूरे लोकसभा चुनाव के भाषण आज भी वीडियो में आप उठा के देखिए। मैंने अप्रैल महीने में कहा था कि ये रोडकरी, ये जो गडकरी जो मंत्री है ना, ये डिफॉल्टर मंत्री है। ये मैंने मेरे एक नहीं कम से कम 35 भाषण है लोकसभा के चुनाव के कि ये मंत्री कहता है कि मैंने सबसे ज्यादा रोड बनाया, लेकिन नितिन गडकरी के रोड के वजह से ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। दुनिया में रोड पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होने का प्रमाण ये इंडिया में है। 11,35,000 लोग इंडिया में इनके मिनिस्टर रहते रहते 10 साल में मर गए रोड पर। 1 साल में लगभग 1.5 लाख लोग लगभग रोड पर मर रहे हैं। 4 दिन पहले की आप रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए। नितिन गडकरी ने इस बात को माना कि रोड हमारे देश की डिजाइन खराब है। ये बात नितिन गडकरी कभी नहीं मानते अगर विजय मानकर जैसा नेता इस बात को देश के लोगों को और नागपुर के लोगों को नहीं बताता। अब मैं कह रहा हूं नितिन गडकरी जी से, बीजेपी के लोगों से, 11.5 लाख लोगों को 10 साल में मारा। अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो नितिन गडकरी जी ने आज ही रिजाइन कर देना चाहिए और नागपुर लोकसभा का चुनाव फिर से हो जाने देना चाहिए। और नागपुर की जनता में फिर मैं खड़ा हूंगा आपके आगे और फिर से खड़ा होके आप मुझे संसद भेजो। नितिन गडकरी को मैं कह रहा हूं क्या 11.5 लाख लोगों के मौत की कीमत आप लोगे? क्या हर साल जो देश के जीडीपी को आपके रोड की वजह से 9% जो नुकसान हो रहा है उसकी जिम्मेदारी क्या आप लोगे? नितिन गडकरी, अगर आपके अंदर नैतिकता है तो आप आज रिजाइन करो, मैं आपको चैलेंज करता हूं। और इसलिए ये समय आ गया है, अभी ये महाराष्ट्र की जनता को चुनने का समय आ गया है।
आपने ज्यादा सीटें खड़ी की होती और मुझे थोड़ा मौका दिया होता तो मैं बॉम्बे, पुणे और औरंगाबाद में जाके भी ये सारे बीजेपी और कांग्रेस वालों की धुलाई कर देता था महाराष्ट्र के अंदर। वारे को तो इसलिए अब समय आया है परिवर्तन का। ये जो चालबाज नेता है, चालबाज पार्टियां है जो देश की जनता को गुमराह कर रही है, मोदी जी पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव है, लेकिन वो भी आकर बड़े बड़े वादा करके गए हैं। वो कहते हैं मैं 2047 में विकसित भारत बनाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, विकसित भारत बनना चाहिए, हम भी ये चाहते हैं कि देश विकसित हो। लेकिन मैं मोदी जी से बार बार पूछ रहा हूं, मोदी जी 2047 में अगर आप इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहते हो, दो ही बातें बता दो कि उस समय डॉलर टर्म्स में इंडिया का जीडीपी कितना होगा और इंडिया के ये जो 70-80% लोग हैं जो गरीब है या गरीब जैसे है, उनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी। दो आंकड़ा केवल डिक्लेयर कर दो। मोदी जी में आज तक ये हिम्मत नहीं हुई कि मेरे दो आंकड़े एक डेवलप कर दे, हायर साइड पे इतना, लोअर साइड पे इतना, मीडियन में इतना। अरे पूरी मोदी सरकार मिलके ये आंकड़ा डिक्लेयर नहीं कर पा रही और अपने अर्थशास्त्रियों से उल्टे सीधे आंकड़े बुलवा रही है और वो आंकड़े फंसते जा रहे हैं। शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, देश में महंगाई बढ़ रही है। मोदी जी 2047 का आंकड़ा डिक्लेयर करो। बजट में कैसे डेवलप होगा, महाराष्ट्र में कैसे रोजगार आएंगे, महाराष्ट्र के लोगों की इनकम कैसी बढ़ेगी, यहाँ के युवा कैसे पढ़ लिख के उनको रोजगार मिलेगा, देश के मुस्लिम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कब कम होगा, ये सारी बातें आप डिक्लेयर करो और डिक्लेयर करके जो है फिर वोट लो। अदरवाइज अब यहाँ की जनता कहती है कि ना बीजेपी को वोट मिलेगा और ना कांग्रेस को वोट मिलेगा। किसको वोट मिलेगा? किसको वोट मिलेगा? वोट तो मिलेगा। और आपने फिर गलती किया, नाही बीजेपी येईल म्हणून नितिन भाऊला द्या। अगर आपने ऐसी गलती की, फिर आपने गलती की, याद रखना ये झुग्गी झोपड़ी और 5 साल वैसी रहेगी। नजूल के पट्टों का अधिकार नहीं मिलेगा, लीज नहीं होगी, गटर की लाइन नहीं बनेगी, पानी नहीं बनेगी, फैक्ट्री नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी। इसलिए उत्तर नागपुर से एक ही को चुन के भेजो। मैं आपको एक को ही चुनकर भेजो। ये नितिन राउत और मिलिंद माले जैसे 10 भी आए, उनकी हवा उड़ा देंगे। 10 भी आ गए तो इनकी हवा उड़ा देंगे। एक को ही चुनकर भेजो। इनके जैसे 10 भी हवा उड़ा देंगे। और राहुल गांधी को जाते जाते बोल रहा हूं, ज्यादा भाषणबाजी मत कर। इंडिया के अंदर में पैदल यात्रा कर केरला से लेके जम्मू कश्मीर तक, तेरी हालत पैदल बैल की तरह हो गई है जिसका दिमाग में अकल नहीं है, पढ़ाई नहीं है। अदरवाइज 2025 से मैं इंडिया में फिर सारे स्टेट्स में जाऊंगा। तो नरेंद्र मोदी की तो मैं क्लास लूंगा ही लूंगा, लेकिन राहुल गांधी की स्पेशल क्लास लूंगा और हम उम्मीद करता हूं कि प्रियंका गांधी भी उस क्लास में बैठेगी। तो इसलिए जो है आप लोग जो है एक मौका दीजिए पार्टी को। एपीआई ये देश की सबसे पढ़ी लिखी पार्टी है, विद्वान लोगों की पार्टी है। एपीआई पार्टी, एपीआई पार्टी, एपीआई पार्टी। हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरी में जाते
आल्याशिवाय राहत नाही. आखिरी में जाते जाते एक बात कहूंगा, लोग कहते हैं सर हमको 500 रुपए दिया हमने वोट दे दिया, कोई कहता है हमको 1000 रुपए दिया, कंबल दिया, साड़ी दी, खाना कहीं खाना लगा दिया, हमने वोट दे दिया। मैं कहता हूं कि एक बुरा मत मानिए, मैं एक नागरिक के रूप में बोल रहा हूं, आप भी नागरिक है, मैं भी नागरिक हूं, मैं लीडर हूं, उसके पहले नागरिक हूं। क्या आपको कोई आ जाए और कहे कि आप अपने आप को बेच दो, मैं आपको 5000 रुपए देता हूं, 10,000 रुपए देता हूं, तो क्या आप खुद को बेचोगे? क्या खुद को बेचोगे? खुद को बेचोगे? तो 500 रुपए में खाने में, साड़ी में, कंबल में, शॉल पे, जो सबसे बड़ा अधिकार आपको मिला है लोकतंत्र का, जो ब्रिटेन के बाद फ्रांस और अमेरिका के बाद होते हुए इंडिया में आया, वो सबसे बड़ा वोट का अधिकार, मानव अधिकार, निर्णय लेने का, जो है सरकार बनाने का अधिकार, इसको आप कैसे बेच सकते हो? ये सवाल मेरा देश के नागरिकों से है। जो आपको 500 रुपए देने आए, खाना देने आए, उसको हाथ जोड़ के कहो कि धन्यवाद, हम बिकाऊ माल नहीं है, हम बिकाऊ माल नहीं। भारत को 20 तारीख को आप वोट करेंगे। इलेक्शन कमीशन का कैमरा गायब है, अदरवाइज मैं इलेक्शन कमीशन को भी कुछ बोलना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, इलेक्शन कमीशन वाले कैमरा लेके नहीं आए, कभी फिर कैमरे में मैं उनको बोल दूंगा। वैसे इलेक्शन कमीशन की मेरी मुलाकात होते रहती है, लेकिन आप अपना नया विधायक चुने, गुमराह मत हो, अपने वोट को इधर उधर डाइवर्ट मत करें। 20 तारीख को कोर्ट की बटन पर आप वोट पे बटन दबाएं। हमारे विजय वानकर साहब के लिए 2 शब्द हम बोलना चाहेंगे। हमारे पार्टी के जो उम्मीदवार, कामयाब लोग अपने फैसले में दुनिया बदल लेते हैं, नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। आंबेडकरी पार्टी